बड़े घर से गोली चलेगी तो क्या बस्ती को नहीं पता लगेगा? और गोली चलने के बाद चीखों की आवाजें आएंगी तो क्या वो आवाजें सुनाई नहीं देंगी? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। सानेहा इस्लामाबाद, जिसको इस्लामाबाद मैसेकर कहा जा रहा है, इसको 10 दिन होने को आ रहे हैं और जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं उसी तरह सवालों के बौछार अब इतने हो गए हैं, इतने सवालात पूछे जा चुके हैं कि घबराहट और परेशानी वाज़े है। इसका एक झलक या इसकी एक झलक हमें मुयस्सर करते हैं फैसल वावड़ा साहब। फैसल वावड़ा जो शायद इस एस्टैब्लिशमेंट और आसिम मुनीर और उनके जुनता के सबसे नुमाया प्रोपेगेंडिस्ट और तज्जियाकार हैं उस मौक़िफ़ के, वो क्या फरमा रहे हैं जरा सुने। पीटीआई साहब जो है मेरे लीडर रह चुके हैं। मेरा उनके साथ जो है इस तरह से सियासत से मुखालफत थी। उनको भी समझ में आ जाना चाहिए कि मैं अभी भी उनकी जान बचाने का और सियासी मुसीबतों से बचाने के लिए सब जद्दोजहद भी कर रहा हूँ। तो ये थे फैसल वावड़ा साहब और ये कह रहे थे इन नलायकों से, इस नलायक हुकूमत से, शहबाज शरीफ से क्या तवक्को रखनी। और अब तो बड़े साहब ने खुद भी कह दिया है कि फौज का काम तो वजीर आजम का हुक्म मानना है। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसी हंसी और ऐसे हंसना एक सानहे के ऊपर और एक मजाक बना देना एक ऐसे वाकये को जिसके अंदर कंफर्म शहादतें 12 तो पीटीआई ने कंफर्म की हैं। गार्डियन की रिपोर्ट के अंदर 17 लोग शहीद बताए गए। अच्छा, अब उसके बाद जो वाकयात हुए, जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया, जिस तरीके से लाशों को गायब किया गया और उसके बाद मजाक उड़ाया गया, वो चीज़ें तो कोई नहीं भूल सकता। मगर उसके असरात क्या हैं? उसके असरात ये हैं कि आज एक ब्लेम गेम जारी है सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर में और उनकी पपेट कठपुतली हुकूमत और उसके वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान। याद रखें कि जब ये सानेहा हुआ तो जो माउथ पीसेस थे ये जुनता के, जिसके अंदर से प्रोपेगेंडिस्ट हसन अयूब और ऐसे लोग बड़े शामिल थे, उन्होंने पहले ही फतवा जारी कर दिया कि सर फोड़े गए, 100 लोगों के सर खोले गए। उन्होंने ये दावा किया था एक्स के ऊपर आके। उसके बाद एक डिनाइल की वेव आई जिसके अंदर एहसन इकबाल और दीगर ये जुनता के जो मेंबर्स हैं उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कोई गोली नहीं चली। क्या बात कर रहे हैं आप तो थोड़ा चेक करें, गोली नहीं चली, हम तो सो रहे थे, हमें तो आवाजें ही नहीं आई। फिर उसके बाद मौक़िफ़ चेंज हुआ, नहीं नहीं नहीं, गोली चली थी, वो दूसरी तरफ से चली थी, वो गोली वो दूसरी साइड ने मारी थी। अब इसके अंदर मोहसिन नकवी का क्या किरदार, वो हम जानते हैं। रात को उसने रात के अंधेरे में लाइटें किस तरह बंद होने से पहले उसने कहा था कि जो होगा तुम पे होगा। और फिर मौक़िफ़ यह हुआ कि जी नहीं नहीं, गोली चली थी, वो दूसरी तरफ से चली थी। वो ये इंटीरियर मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आया ये कि फौज का इसके अंदर कोई किरदार नहीं था, फौज मीलों तक दूर थी खड़ी हुई कहीं। ये तो सिविलियंस, रेंजर्स, पैरामिलिट्री सिविलियन फोर्सेस और पुलिस एहलकार की कार्रवाई थी, एक राइट कंट्रोल ऑपरेशन था। और गोली तो हमने चलाई नहीं, गोली तो दूसरी तरफ से चली थी। वो जो गार्ड्स आए हुए थे अलीमीन गंदापुर के साथ, और ये जो अफगान पश्तून होर्ड्स आए हुए थे, तो अब ये सूरत हाल है कि ये ब्लेम गेम फैल रहा है, फैलता जा चुका है, क्योंकि जो अटेम्प्ट था गायब करने का, दफनाने का इशू को बॉडी समेत, जिस्म समेत, वो नाकाम हो चुका है। और उसकी नाकामी के बाद अब बात हो रही है कि देखो इमरान खान को निकालते हैं। अच्छा, इमरान खान साहब की मुलाकातें हुई हैं बाय द वे, जस्ट टू अश्योर यू गाइज, उनकी भी अपना ये मुलाकातें हुई हैं, मगर उनके ऊपर और भी मलबे डाल दिए गए हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, खैर बड़ी कई इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं यहां पे। केपी गवर्नर
ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस उन्होंने मुनक्किद की है, उसके ऊपर ही बात करेंगे, जब जो पीटीआई ने जाने से इनकार कर दिया है। बुशरा बीबी के ऊपर नए अरेस्ट वारंट्स शाया हो चुके हैं, यानी इशू कर दिए गए हैं। अलीमा खान और जो पीटीआई की क़यादत है उसके दरमियान एक थोड़ा सा इशू भी चल रहा है, उसको भी देख लें। तो पहले देखते हैं अलीमा खान साहिबा क्या कह रही हैं ये पूरे वाकये को लेकर, जो हुआ इस्लामाबाद साहने की बात कर रहे हैं, और अभी जो रद्द अमल चल रहा है उसके ऊपर क़यादत के साथ। हमारा नंबर शहादतों का नहीं है। जब तक हमारे पास बाकी रिकॉर्ड नहीं आता, हमें ये नंबर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये वो लोग हैं जो सिर्फ जिनकी सामने आई है, जो जिसके शवाहिद हैं, जिनको आपको पता है कि उनके लवाहिकीन को हैंड ओवर कर दी गई हैं। लेकिन हम भी वहाँ मौजूद थे, हमें भी पता है कि कितना नुकसान हुआ है। तो ये थी अलीमा खान, और ये बात कर रही थी कि जी जो कुछ हो रहा है फिलहाल, एक तरफ तो गौहर खान साहब एक ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि जो लोग रखे गए हैं इसके अंदर, इस पूरे निज़ाम के अंदर, वो एक पर्पस सर्व करने के लिए रखे गए हैं। वो पर्पस है जनरल आसिम मुनीर की। अब मसला ये हुआ है कि इस्लामाबाद मैसेकर के बाद एक बहुत बड़ी डिवीजन आके खड़ी हो गई है, और बिटवीन शहबाज शरीफ साहब और आपके अल्लाह रखा साहब आसिम मुनीर साहब। अब वो मलबा एक दूसरे को फेंक रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली जो पोस्ट आई थी ये शहबाज शरीफ साहब की, जो कठपुतली प्राइम मिनिस्टर हैं फॉर्म 47 वाले, उसके अंदर उन्होंने कहा कि सिपा सालार साहब की कोशिशों की वजह से हमने ये इस्लामाबाद की सिचुएशन को कंट्रोल किया। तो उन्होंने फौरन ही कर दिया कि भाई ये तो लोग गिरे हैं, हम पे आके पड़ जाएगी कोई चीज, और पड़ गई तो ये तो उन पे डालो। अच्छा, उन पे डली तो वहां पे भी आग लग गई कि यार ये फौज का ये काम है कि आप आके लोगों को गन डाउन करें इस तरीके से, और उनके जिस्मों को आप बॉडी स्नैच करके गायब करें। तो इसके बाद अनलीश किया गया फैसल वावड़ा साहब को। अब फैसल वावड़ा साहब को जो अनलीश किया गया है, वो अपने एक तरफ से कह रहे हैं कि जी दोनों पीटीआई और पीएमएलएन नालायक, और ये और वो गालियां। भाई चॉइस किसकी थी ये? इनको लेके कौन आया था? ये कौन लोग हैं? इनकी सपोर्ट कौन कर रहा है? अंधी पिछले 2.5 साल से जो तबाही और बर्बादी की है आपने मईशत की, उसका कौन जवाबदेह होगा? बहुत बड़े बड़े सवाल। मगर सबसे अहम सवाल, गोली क्यों चलाई? वो इकोनॉमिक बॉयकॉट का जो पहलू है वो अब इन्हें खा रहा है। अब ये निकाल रहे हैं बयान कि जी हम तो 200, 250, 300 अरब रुपए तो हम टैक्सेस में देते हैं पाकिस्तान को। नूर पैक और फौजी फर्टिलाइजर और फौजी सीमेंट और अस्करी बैंक और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी और ओपा फ्राइज के ऊपर एक कहानी याद आई। कुछ साल पहले कुछ दोस्त थे, कराची बिजनेस कम्युनिटी से उनका ताल्लुक था, और वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे फ्राइज की, जो मैकैन टाइप वो स्लिम फ्राइज नहीं आते जो फिर ये मैकडॉनल्ड्स में भी जाते हैं। तो खैर मैकडॉनल्ड्स भी बीडीएस से सफ़र कर रहा है, उसके मार्जिन बहुत नीचे आ गए, मगर एनीवेज वो फ्राइज इंपोर्ट कर रहे थे बेल्जियम से और जगहों से, और वो बेसिकली उनके पास कोल्ड स्टोरेजेस थी जो वो रेंट करते थे, और वहाँ पे वो स्टोर करते थे कंटेनर्स, 1 कंटेनर, 2 कंटेनर, 3 कंटेनर, 10 कंटेनर एक महीने के अंदर वो हाइट पे चले गए थे, और बिजनेस उनका बहुत अच्छा कर रहा था। फिर उन्होंने इरादा किया कि यार हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो बेहतर ये नहीं होगा कि हम पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर करें। तो इन दोस्तों ने डिसाइड किया हम करते हैं, और उन्होंने अपनी रिसर्च शुरू कर दी। मशीनरी जाके देखी उन्होंने, बेल्जियम, मिडल ईस्ट, यूरोप, टर्की, पता नहीं कहाँ कहाँ वो लोग गए मशीन्स देखने के लिए जो मैन्युफैक्चर कर सकें ये लॉन्ग फ्राइज कहलाते हैं, पता नहीं जो भी है इनका कट वो जो होता है वो करें। मसला यहाँ पे आया कि जो पाकिस्तान के अंदर पोटैटोज या आलू बिकते हैं वो छोटे आलू हैं निस्बतन, जो अमेरिका या यूरोपियन यील्ड है बड़े आलूओं की, जिससे फिर वो मैकैन कट फ्राइज बनते हैं डिफरेंट कट्स के अंदर। तो एक पूरा एक बैक एंड भी चलता है इसका कि अगर आप फ्रेंच फ्राइज मैन्युफैक्चरिंग या
कुछ सेटअप लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए फार्मिंग का भी एक पीछे से एक बड़ा एक सीन होता है, बैक एंड आपको पूरा प्रिपेयर करना होता है। तो उन्होंने कहा सही है, हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने फीजिबिलिटी निकाली, यार इतनी आपको इन्वेस्टमेंट पड़ेगी, 50, 60, 70 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी ये, और मैन्युफैक्चरिंग का इतना होगा, फिर अपना जब तक आपकी यील्ड या पोटैटो यील्ड 1 साल 2 साल तक नहीं आती तो उसके अंदर इतना जाएगा। सब उन्होंने वर्किंग की, उन्होंने कोई लगाया 1 साल इसकी वर्किंग करने में। और जब वो मशीन्स खरीदने गए तो फौजियों ने कहा नहीं हम ये काम करेंगे, और उन्होंने सब्सिडाइज करके मशीनें ली, पीछे से अपना वो बैक एंड वो सब कुछ करके उन्होंने इन कंपटीशन, जो ये सरमायाकार थे खुद ही लोकल बॉयज, उनके कंपटीशन में फौज खड़ी हो गई और उसने अपना एक ब्रांड निकाला फिर ओपा फ्राइज करके, OPA फ्राइज करके उसने ब्रांड निकाला। और फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि वो ही अपना सब उसने मार्केट के ऊपर आके कब्जा कर लिया। और ये बॉयज थे, इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे तो ये फौज घुस गई, हम इनके साथ कहाँ कम्पीट करेंगे, हम चलते हैं कहीं और चल के अपना पैसा लगाते हैं मुल्क से बाहर। और फिर मुल्क से बाहर चले गए, उन्होंने कहा जहाँ जो काम करना था वो किया, और ये हुआ। फिर इस कहानी का मकसद क्या है? इस कहानी का मकसद ये है कि वो फौज जो अपनी जिंदगी में उस मुल्क की जिंदगी में एक जंग ना जीती हो अपनी इंटायर 80 साल हिस्ट्री के अंदर, जिसने अभी हाल ही के अंदर गाजा में जो इजरायली बर्बरियत थी, तो जो यमनी हूतीज जो मार रहे थे उसके लिए अपनी फ्रिगेट्स मूव की, यूक्रेन को आर्टिलरी शेल्स प्रोवाइड किए अमेरिका के थ्रू रशिया के खिलाफ। तो हर चीज, न्यूक्लियर नो हाउ ईरान को बेची, नॉर्थ कोरिया को बेची। ईरान को पहले तो घटिया P1 जो सेंट्रीफ्यूजेस थे उसकी टेक्नोलॉजी भेज दी। और खैर, तो हर मौके पर जो जिस तरीके से भी पैसा बना सकती थी ये मर्सनरी फोर्स, इसने पैसा बनाया इस हद तक कि वो फ्रेंच फ्राइज मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी घुस गई, सब चीजों पे कब्जा कर लिया, काबिज हो गई। वो एक बेसिकली कैंसर हो गया कि उसने कहा यार ये तो मैं खाऊं सब। कहानी आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, और मेरा इशारा भी आपको थोड़ा अंदाजा हो गया होगा किस तरफ है। इवेंचुअली होगा वही जो ऊपर वाला चाहेगा, हमारा इस पे यकीन है। अब वो हाफिज या जर्नैल या सिपाही या जो भी है, एक हद के बाद लोग कहते हैं बस, दैट्स इट। और वो वक्त अब आ गया है, और हम उसी वक्त के थ्रू, एक रेवोल्यूशनरी टाइम के थ्रू हम जी रहे हैं और जिंदा देख रहे हैं कि अब बीच चौराहे में अपने लोगों के ऊपर ही उन्होंने गोलियां चला दी कत्ल करने के लिए कि हमें फ्राइज बनाने हैं, फ्रेंच फ्राइज हमें बनाने हैं ओपा ब्रांड से, सीरियल बनाने हैं, जेलीज, कस्टर्ड, ये सब चीज़ें हमने करनी है। तो सॉरी, और अगर हमें रोकोगे तो हम आप पे गोलियां भी चला देंगे। आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।